रामनगर रेलवे स्टेशन के पास वो बुढ़िया अक्सर दिखाई दे जाती थी। कपड़े कई जगह से फटे हुए और गंदे, बाल भी उलझे हुए। उसे देख ऐसा लगता था कि वो कई दिन से नहाई भी नहीं है। सारा दिन कुछ सोचती रहती, अपने में ही कभी कभी बड़बड़ाती भी थी। सभी उसे पगली समझते, कोई कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो खुद ही कूड़े के ढेर से निकाल कर कुछ भी खा लेती। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है और कहां से आई है। आज भी वो बुढ़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चुपचाप बैठी किन्हीं ख्यालों में खोई हुई है। एक बात कान खोलकर सुन लो सासू मां, अगर आपको यहां रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो अपना कोई और ठिकाना देखो। अरे, और कौन सा ठौर ठिकाना देखेगी मां? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सारी जिंदगी सासू मां ने कभी ये सोचा? अगर सोचा होता तो दोनों बेटों के लिए ये 2 कमरे नहीं, कम से कम 2 घर तो होते। कहां से होते? तुम तो जानती हो मैं टीचर थी, मेरी इतनी कमाई ही नहीं थी। वाह 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 वाह, कमाई नहीं थी? अरे कमाई नहीं थी या कमाई करना नहीं चाहती थी? आपकी तरह पढ़ाने वाले टीचर आज ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास चला चला कर लाखों कमा रहे हैं और आप सारी जिंदगी मुफ्त में शिक्षा दान करती रही। उनकी बात सुनकर मां को बहुत दुख होता है, लेकिन अब तो उन्हें हर दिन अपना अपमान सहने की आदत हो गई थी। उसके दोनों बेटे जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला, वो बच्चे भी दोनों बहुओं के आगे भीगी बिल्ली बन जाते और उल्टा मां को ही दोष देते। देखो मां, हमें रोज रोज की ये किटकिट पसंद नहीं है। हाँ, पर बेटे, मैं क्या किटकिट करती हूँ? वो तो दोनों बहू। हाँ हाँ, भड़काओ भड़काओ हमारे खिलाफ। अरे कैसी माँ हो तुम, पता नहीं सारी जिंदगी टीचर रहकर क्या सिखाया है बच्चों को। देखो जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, ये रोज रोज की किटकिट मुझे पसंद नहीं। अब या तो ये इस घर में रहेंगी या हम। ऐसा क्यों कहती हो बहू, ये घर मेरा भी तो है। आपका था, अब ये हमारा है, हम दोनों के नाम पर, और इसके लिए 70 लाख भी तो हमने आपको दिए हैं। 70 लाख? मुझे कब दिए बहू? मुझे पता था बुढ़िया लेकर पलट जाएगी, इसलिए मैंने कागज भी रखे हैं। ये कहती हुई वहीं ड्रॉर में से कागज निकालकर उसे दिखाती है। हो गई तसल्ली? अब कहो, ये साइन हमने आपसे जबरदस्ती ले लिए। मैं तो कहती हूं जो काम कल करना है आज ही वो कर दो। इस बुढ़िया को हमारे घर से निकल जाने को कहो, क्या पता कल ये हमारे घर पर दावा ठोक दे। उसके बाद अपने ही बनाए आशियाने से उसे बेदखल कर दिया जाता है। उसके दोनों बेटे पत्थर की तरह मां को बाहर जाते हुए देखते रहते हैं। मां की समझ में नहीं आता कि वो इतनी रात को कहां जाए, क्या करे। धीरे धीरे चलती हुई वो रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है। रात अब काफी हो गई थी। वो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोने की कोशिश में लेट जाती है, पर बूढ़े शरीर में उसे फुटपाथ के पत्थर चुभते हैं तो वो एक बड़े से पेड़ के चबूतरे के पास जाती है, जहां एक भयानक बड़ा सा कुत्ता सो रहा है। उसे देखकर वो डर जाती है, पर कुत्ता अपनी जगह से उठकर थोड़ा साइड में हो जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। मां आकर कुत्ते वाली जगह पर बैठ जाती है, जो कुत्ते के बैठने की वजह से साफ हो गई थी। कुत्ता उसके आसपास आकर खेलने लगता है। मां उसे पुचकारती हुई कहती है, इंसानों से तो तुम अच्छे हो, कम से कम एक बुढ़ी माँ के सोने के लिए तुमने जगह तो खाली कर दी, वरना मेरे अपने ही बेटों ने मुझे अपनी जगह से निकाल दिया। ये कहकर वो रोने लगती है। कुत्ता आकर उनकी आंखों को चाट कर उनके आंसू पोंछने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में मां को नींद आ जाती है। वो वहीं चबूतरे पर सो जाती है। कुत्ता भी उनके बगल में लेट जाता है। सवेरे जब मां की नींद खुलती है तो हमेशा की तरह आंखें खोलते ही सबसे पहले उनके मुंह से निकलता है, देखूं मेरे बेटों ने चाय पी कि नहीं। और उठना चाहती है कि तभी अपने आसपास का माहौल देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जार जार रोने लगती है। आज इस घटना को 1 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन उसका दर्द अब भी ताजा था और उसी दर्द ने तो शायद एक अच्छी भली औरत का हाल ऐसा कर दिया था। आज भी उसकी सिसकियों में उसके बेटे का ही नाम था, रमेश, सुरेश, मेरे बच्चे।
कुछ देर बाद वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आती है। तभी उसकी नजर कुत्ते पर जाती है जो अब उसके दोस्त की तरह हो गया था। वो कुत्ता कचरे के डिब्बे से रोटी निकालकर खा रहा होता है। कुत्ते को खाते देख उसे भी भूख लग जाती है। वो उठकर उसकी तरफ जाती है। वो भी कचरे में से एक आधा खाया हुआ पाव निकालती है। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के बचपन की यादें घूमने लग जाती हैं। जब एक बार ऐसा ही आधा खाया हुआ पाव रमेश ने उठाया था और खाना ही चाहता था कि मां आ गई थी। ये क्या कर रहे हो रमेश? ये आधा खाया हुआ पाव? ये सुरेश भैया का खाया हुआ है माँ। बच गया था तो उन्होंने रख दिया था। मैं खा लूं, भूख लगी है। नहीं, ये ले तू, मेरा पाव खा। ले ले। लाओ माँ, वैसे भी कहते हैं आधा खाया हुआ कभी खाना नहीं चाहिए, उसमें दूसरों के मुंह के जर्म्स आ जाते हैं। हाँ। कचरे के डिब्बे के सामने खड़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पाव लिए खड़ी उसे देखती रह जाती है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। वो एक हाथ अपने पेट पर फेरती है। पाव पकड़ा दूसरा हाथ अपने मुंह की ओर ले जाती है। तभी एक ट्रेन सामने की प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत हैंडसम सा लड़का उतरता है। उसके साथ 3-4 पुलिस के बॉडीगार्ड भी हैं। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो जरूर कोई सरकारी ऑफिसर है। उस यंग से लड़के की नजर उस बूढ़ी औरत पर जाती है और उसी के चेहरे पर टिक जाती है। वो उसे घूर घूर कर देखता है। बुढ़िया की नजर जब उस पर जाती है और वो देखती है कि वो लड़का भी उसे घूर रहा है तो वो बड़बड़ाती है। उसे बड़बड़ाता देख उस लड़के के बॉडीगार्ड उस औरत को डांटने वाले होते हैं कि तभी वो लड़का उन्हें रोकता है। सिंह, चलो यहां से। वो लड़का उस शहर का नया डीएम था। आज इस शहर में उसकी पोस्टिंग का पहला दिन था। वहां से वो अपने आप पहुंचता है, लेकिन ऑफिस जाने के पूरे रास्ते और फिर ऑफिस में भी उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमता रहता है। कौन थी वो? उसे देखकर क्यों लग रहा था कि उसे कहीं देखा है? रात को घर पर सोते हुए भी बार बार उसकी आंखों के सामने उसी औरत का चेहरा आता है। वो सोने की कोशिश करता है पर पूरी रात उसे नींद नहीं आती। अगले दिन वो घर से खाना बनवाकर स्टेशन की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुंच जाता है। देखता है वो लेडी प्लेटफॉर्म पर सो रही है। उसके बगल में वो कुत्ता खेल रहा होता है। वो लड़का उस लेडी के पास बैठ जाता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगता है। तभी उस औरत की नींद खुलती है। वो उसे देखती है तो चौंक जाती है और फिर वहां से उठकर जाने लगती है तो वो लड़का कहता है, इंदिरा मैडम, आप इंदिरा मैडम है ना? या कोई और जिनकी शक्ल इंदिरा मैडम से मिलती जुलती है? उस लड़के की बात सुनकर वो औरत चौंक जाती है और उससे कहती है, तुम इंदिरा मैडम को कैसे जानते हो बेटा? जानता हूं। अरे बहुत एहसान है उनके मुझ पर। तुम पर मुझे तो याद नहीं, मैंने तुम पर कौन सा एहसान किया था? ये सुनते ही वो लड़का एकदम खुश हो जाता है। मतलब आप इंदिरा मैडम ही हो ना? मैम, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं संदीप, आपका स्टूडेंट। आपने मुझे 4 साल तक बिना पैसे लिए ट्यूशन पढ़ाया था मैम। ये सुनकर वो औरत उसकी ओर देखती है और उसे कहती है, अब इन बूढ़ी आंखों से साफ दिखाई नहीं देता बेटा। बूढ़ी आंखों से या आंसू भरी आंखों से मैडम? ये आपकी आंखों में आंसू। उस दिन भी आपके हाथों में आधा खाया हुआ कचरे के डब्बे का पाव था। ये सब क्या है मैडम? ये सुनते ही मां जवाब देने की बजाय फफक कर रो पड़ती है। लड़का जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उनके आंसू पोंछता हुआ कहता है, रोइए मत मैडम, रोइए मत, मैं हूं ना। आप ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ? आपकी आंखों में आंसू किसने दिए? तब उस औरत ने अपनी कहानी उसे बताई, जिसे सुनकर उस लड़के की भी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो वो अपने साथ लाया खाना उन्हें खिलाता है, फिर वो उस औरत को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके बाद वो पुलिस को फोन करके उनके बेटों और बहुओं को गिरफ्तार करके लाने को कहता है। कुछ ही देर में दोनों बेटे और बहू पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां पुलिस वाले दोनों बेटों को खूब मारता है और 2 लेडीज पुलिस आकर बहुओं को मारना चाहती हैं। तभी वे मां को आया देख उनके पैर पकड़ लेती हैं। सासू मां, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। आपने ऑफिसर से क्यों शिकायत कर दी मां?
छोटी छोटी बातें तो घर में होती रहती है, आप हमसे कहती तो। बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। तुम शायद मुझे पहचान नहीं पाए। मैं तुम्हारी सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाले का बेटा संदीप हूं, जिसे दूसरे बच्चों की तरह तुम्हारी मां ने मुफ्त में 4 साल तक पढ़ाया था। इनकी ही मेहनत से मैं IAS की परीक्षा पास कर पाया हूं और आज DM बनकर इस शहर में लौटा हूं। लेकिन अफसोस कि मेरी इंदिरा मैडम से इन हालातों में मुलाकात हुई। तुम चारों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर, डाल दो इन चारों को अंदर। इन्हें भी तो पता लगे कि तकलीफ क्या होती है। लेकिन इंदिरा मैडम पुलिस वाले को मना करती हुई उन्हें माफ कर देती है। मां को माफ करता देख दोनों बेटा बहू उन्हें मस्का लगाते हुए अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं, पर मां कहती है, नहीं बेटे, पेड़ बड़ी मेहनत से अपनी डालियों को बड़ा करता है, फिर अपनी जड़ों से उसे सींचकर उसमें फल उगाता है, पर एक बार वो फल टूटकर डाली से गिर जाते हैं तो दोबारा उनका डाली से जुड़ना मुमकिन नहीं होता। जाओ, खुश रहो। सुनकर वे अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संदीप उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, पर वो मना कर देती हैं और कहती हैं, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर था मेरे टीचर का दौर। उस दौर को मैं फिर से जीना चाहती हूं। तुम मुझे किसी अनाथाश्रम में टीचर की नौकरी दिलवा दो। मैं तुम जैसे बच्चों को पढ़ाकर बड़ा करना चाहूंगी, ताकि फिर कभी कोई टीचर अनाथ होने लगे तो वो उसका सहारा बन सके। इंदिरा मैडम आज भी एक अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ा रही हैं। पढ़ाई के साथ वो रिश्तों की कदर करने की सीख भी बच्चों को दे रही हैं।